नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम सेल यानी कोशिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो देखिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और एसएससी और अन्य परीक्षाओं में वो पिछली जो उनके एग्जाम में हमने पूछे गए हैं, और हम उन क्वेश्चन के माध्यम से सेल का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, कोशिका सेल का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन क्या पूछा गया, कोशिका या फिर सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बताइए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कोशिका, बात हुई हमारी कोशिका या फिर सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका या फिर सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देख लेंगे। देखिए, कोशिका को जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, मैंने बताया उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ये क्या है, बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है साइटोलॉजी। तो इसके बाद जो होती है ना, यह पैथोलॉजी की एक शाखा है। कोशिका विज्ञान जब भैया कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं के साथ साथ ऊतकों देखना भाई, जो साइटोलॉजी है ना उनकी, ये जो साइटोलॉजी है, इस साइटोलॉजी में सेल के अध्ययन के साथ साथ किसका, ऊतकों का भी अध्ययन किया जाता है, और मनुष्य के अंगों का भी अध्ययन साइटोलॉजी के तहत ही किया जाता है। अब देख लेंगे भाई थोड़ी सी सेल के बारे में, थोड़ा सा सेल का इतिहास देख लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। देखिए, सेल की खोज किसने की। यदि बात करें हम सेल के जो सामान्य क्वेश्चन आते हैं, सेल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो वो की थी आपके एल्बर्ट हुक ने। क्या की थी भैया, सेल की खोज की थी। सेल की खोज की थी एल्बर्ट हुक ने। लेकिन पता क्या हुआ, जब उन्होंने सेल की खोज की तो ये नहीं बता पाए कि मृत सेल है या जीवित सेल। तो जो ये थे आपके एल्बर्ट हुक, इन्होंने किस सेल की खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी मृत सेल की। किसकी भैया, मृत सेल की खोज की थी। लिख लेंगे यहाँ पर मृत सेल। उसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं हमारे ल्यूवेनहोक। दूसरे नंबर के वैज्ञानिक कौन आते हैं, ल्यूवेनहोक। अब ये जो ल्यूवेनहोक थे, इन्हीं ल्यूवेनहोक ने फिर सेल की खोज की। देखना भाई एग्जाम में भी पूछा जाए कि खाली सेल की खोज किसने की, तो आपको लगा देना रॉबर्ट हुक। यदि पूछा जाए ना जीवित सेल की खोज किसने की, जीवित सेल की खोज किसने की, तो फिर आपको क्या लगाना, जीवित सेल की खोज पूछ ले तो किसने की थी भैया, तो की थी ल्यूवेनहोक ने की थी जीवित सेल की खोज। थोड़ा सा और देख लेंगे सेल के बारे में, तो और यहाँ से सेल के किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो सेल का अध्ययन होता है बायोलॉजी में, उसकी शाखा को क्या कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, साइटोलॉजी कहते हैं सेल के अध्ययन को। दूसरी बात, जो सेल की खोज करता थी, सर्वप्रथम सेल की खोज किसने की, तो एल्बर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। लेकिन जब इन्होंने सेल का अध्ययन करा, उस समय क्या थी, सूक्ष्मदर्शी नहीं थी। तो उस सूक्ष्मदर्शी मतलब थी तो, लेकिन इतने अच्छे क्वालिटी की नहीं थी, इतने अच्छे दर्जे की नहीं थी। तो ये उसमें ये नहीं बता पाए कि ये मृत सेल है या फिर जीवित सेल। कौन भैया, एल्बर्ट हुक। तो इन्होंने मृत सेल की खोज की। उसके बाद में आते हैं हमारे ल्यूवेनहोक। इन ल्यूवेनहोक ने खोज की थी जीवित सेल की। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी बात पूछी जाएगी भैया, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी सेल तो कौन सी है सबसे बड़ी सेल। अब तक की जो ज्ञात सबसे बड़ी सेल है वो है शतुरमुर्ग का अंडा।
शतुर्मुर्ग का अंडा। पूछ लेना, यहीं पर पूछ ले कि सबसे छोटी शैल कौन सी। यदि पूछ लेना सबसे छोटी शैल कौन सी है, तो फिर आपको क्या बताना भाई, सबसे छोटी शैल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्या भी इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी शैल कौन सी है, वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी शैल पूछेगा तो बता देना आपको माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी शैल, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर तीसरी बात आती है मनुष्य के शरीर की। मनुष्य के शरीर में सामान्य क्वेश्चन आते हैं सेल से, कैसे पूछे जाते हैं मानव शरीर से। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, लिख लेंगे मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में। यदि बात करें मनुष्य के शरीर में सेल की, तो यहां से लिख लेंगे सबसे बड़ी सेल कौन सी मनुष्य के शरीर की, सबसे बड़ी सेल। उस मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है, वो होती है अंडाणु। क्या होता है भैया, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सेल अंडाणु होती है। कहाँ पाई जाती है, तो भैया मादा के अंदर पाए जाते हैं अंडाणु। कहाँ पाए जाते हैं, मादा। दूसरी पूछ लेगा यहाँ से, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सेल तो कौन होगी भैया, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सेल। सबसे छोटी पूछ लेगा भाई, सबसे बड़ी तो लिखवाएंगे ना, सबसे छोटी सेल। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी सेल होगी, वो क्या होगा, वो हो गया भैया शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं, शुक्राणु या फिर स्पर्म। शुक्राणु या फिर स्पर्म ये कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं भैया नर के अंदर या फिर पुरुष के अंदर। ये मादा मतलब महिला के अंदर पाए जाते हैं, ये तो जो आपके अंडाणु है, और जो ये स्पर्म है ये पाए जाते हैं पुरुष के अंदर। तो सबसे बड़ी पूछ ली। यदि एक प्रकार से क्वेश्चन और बन सकता है सेल से, वो किस प्रकार का बनेगा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी सेल कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो वो कौन सी होगी, लिख लेंगे सबसे लंबी सेल। तो यदि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी सेल की बात करें तो क्या होगा, वो होगा तंत्रिका। तंत्रिका। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे इन्हीं से, लगभग 10 से 12 प्रकार के क्वेश्चन तो सिंपल सीधी इसी थ्योरी से बनकर आते हैं। तीसरा आता भैया सेल का सिद्धांत किसी ने दिया, मैं आपको यहीं पर बता दूं, क्योंकि एग्जाम यहाँ पर जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहां पर सीधे सीधे पूछे जाएंगे। सेल का सिद्धांत किसने दिया था, तो भाई बताएं आप। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। बात करें मानव शरीर के अंदर कोशिकाओं की खोज किसने की थी, कोशिका या फिर सेल की खोज किसने की। मैंने आपको अभी बताया ना किसने की थी भैया, वो की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। अभी तो बताया मैंने रॉबर्ट हुक ने किसने की थी भैया, रॉबर्ट हुक ने। देख लें इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में की थी। मानव शरीर में जो कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन सकता भाई। उन्होंने कार्क का पत्ता था और उस कार्क के पत्ते की उस कार्क के पत्ते की छाल का अध्ययन करा। किसका भैया, कार्क के पत्ते की छाल का अध्ययन करा। और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने बताया कि इसके मध्य क्या पाई जाती है भैया, सेल पाई जाती है। किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में खोज की थी किस चीज की भैया, कोशिका की। किस चीज की खोज की, कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। चार ऑप्शन दिए गए आपका भी है। क्वेश्चन तो आपने अभी कराया ना, रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं खोज की थी। किस चीज का अध्ययन करा था? इन्होंने अध्ययन करा था कार्क की छाल का, कार्क की छाल का अध्ययन करा था। लेकिन ये जिस चीज को सेल बता रहे थे ना रॉबर्ट हुक, वो वास्तविक रूप से क्या थी? वास्तविक रूप में सेल के अंदर पाया जाने वाला एक दीवार थी, कमरे थे, जिनके बारे में सेल को प्रॉपर रूप से नहीं बता पाए थे रॉबर्ट हुक। तो किसने बताया? इसके बारे में बताया था किसने? ल्यूवेन होक ने, ल्यूवेन होक ने बताया था पूरी तरह से। नाम नोट कर लेना भाई, ल्यूवेन होक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किस चीज को देख कर की? मैंने आपको बताया ना भाई, जो थ्योरी होती है ना बायोलॉजी के अंदर, क्या होती है? जो थ्योरी होती है, थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, किसी से थ्योरी से ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किस चीज को देख कर की? आप क्या भैया प्याज की झिल्ली को देख कर की क्या? नहीं भैया। या फिर तालाब के जल को, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो किसको देख कर के भैया? पतली कार्क के टुकड़े का अध्ययन करा, और उस अध्ययन करने के बाद उन्होंने किस चीज की खोज की? सेल की। नेक्स्ट पॉइंट। ये मैंने आपको बता रही थी, जो रॉबर्ट हुक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या कहा? प्राकृतिक दार्शनिक भी थे। उन्होंने 1665 ईस्वी में कार्क की छाल का अध्ययन करा, और उसके बाद में किस चीज के बारे में बताया? उन्होंने सेल के बारे में बताया। अब इसे एक बार पढ़ लेना, देख लेना, बताने वाली बात थी उन्होंने बता दी। नेक्स्ट पॉइंट देखना भाई, ल्यूवेन होक। ल्यूवेन होक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित, जो ल्यूवेन होक थे, ल्यूवेन होक ने सबसे पहले जो स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज थी, सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज कहां पर की थी? एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछी गया स्वतंत्र जीवित कोशिकाएं, स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की? तो इन्होंने की थी तालाब के जल में। इसमें क्या किया? तालाब के जल में इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, बताने वाली बात है लास्ट में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट जो समझाने वाला है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिकाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिकाएं हैं? तो देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी पूछी ज्ञात कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, या फिर माइकोप्लाज्मा, या फिर शतुर्मुख का अंडा। तो देखिए यदि बात करें सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका की, किसकी? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका बताई गई। मैंने तुम्हें बताया ना सबसे शुरू में, जब मैं थ्योरी बताई थी पहले वाले क्वेश्चन के साथ में, तभी बताया था। पहले वाले क्वेश्चन के साथ में थ्योरी बताई थी तभी बताया था। क्या बताया था भैया? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका वो क्या है? शतुर्मुख का अंडा। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शतुर्मुख का अंडा है। ये क्या है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। वहीं पूछ ले भी सबसे छोटी, वहीं पर क्या पूछ ले? सबसे छोटी पूछ ले, सबसे छोटी। तो वो क्या है? वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। मनुष्य के शरीर में पूछ ले तो यदि पुरुष के अंदर पूछे तो सबसे छोटी स्पर्म है। मतलब मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा जो कोशिका है वो है स्पर्म। कहाँ पाई जाती है भैया? पुरुष के शरीर में पाई जाती है। यदि पूछे सबसे बड़ी कोशिका तो वो कौन सी है? वो है जो अंडा में पाए जाते हैं महिला के अंदर। दूसरी बात पूछ रहे सबसे लंबी, तो क्या है? तंत्रिका तंत्र। वहां से इस प्रकार क्वेश्चन सिंपल से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे मान के यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शतुर्मुख के अंडे की कोशिका को सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। यदि बात करें सबसे लंबी कोशिका वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी कोशिका माना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादांडम। शुरू में तो बताई थी, शुरू में ही तो बताई थी। सबसे छोटी सबसे लंबी जो बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है ना, जो बातें कहाँ जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, कहाँ चली गई क्वेश्चन? तुम्हें सबसे छोटी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका मैं बताया। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? अंडाणु। मनुष्य शरीर के अंदर की बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है।
वहाँ पाई जाती है नर के अंदर, मतलब पुरुष के अंदर। सबसे लंबी की बात करें तो तंत्रिका पाई जाती है। यहीं से तो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, सिंपल से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते हैं। अब देख लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। ये जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, नाभिक नहीं होता इन कोशिकाओं में। इन कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग नहीं होते। और ये कोशिका जो होती हैं, ये कोशिका हमेशा एक कोशिकीय, ये कोशिका जो होती है हमेशा एक कोशिकीय जीवों का हिस्सा होती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं यूपैरियोटिक कोशिकाएं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए कौन सी कोशिकाएं एक कोशिकीय जीवों का हिस्सा होती हैं। तो वहां पर प्रोकैरियोटिक भी आएगा, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका भी आएगा। तो आपको क्या लगा देना भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसी थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके मध्य नाभिक नहीं होता, जिसके मध्य नाभिक नहीं होता। तो दो ऑप्शन आएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो क्या होता है, नाभिक होता है, लेकिन इन कोशिकाओं में जो प्रोकैरियोटिक होती हैं इनमें नाभिक नहीं होता, इसकी उल्टी होती है। दूसरी बात पूछ लेगा, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक तो पाई जाती हैं एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये केवल एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। किसमें भैया, एक कोशिकीय जीव में ही पाई जाती है, केवल एक कोशिकीय जीव में ही पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। कौन कौन सी हैं, जैसे देखिए बैक्टीरिया, इनके नाम याद कर लेना, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों के उदाहरण है। कौन से भैया, ये सभी एक कोशिकीय हैं। बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक, और ये नीले हरे शैवाल भी एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, देख लेंगे एक बार यूकैरियोटिक कोशिकाएं। भाई इन कोशिकाओं में क्या होता है, इन कोशिकाओं में नाभिक होता है, मतलब उसका उल्टा ही तो है, इनमें नाभिक होता है और इनमें जो प्रोकैरियोटिक थी इनमें नाभिक नहीं होता। जो चारों तरफ परमाणु झिल्ली से घिरा होता है, किससे घिरा होता है, परमाणु झिल्ली से घिरा होता है, और जो परमाणु झिल्ली से घिरा होता है इन कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग होते हैं। ये एक कोशिकीय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये है, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में पाई जाती है। यदि बात करें केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तो वो पाई जाती है केवल और केवल एक कोशिकीय में। अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं, प्याज की झिल्ली, गाल कपोल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। मानव शरीर में न्यूरॉन्स, आंतों की कोशिका और रक्त कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यदि बात करेंगे भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी तो नीले हरे शैवाल जैसे पहले वाली थी, विषाणु, वे सब किसका है भैया, वे सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जांपल। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पौधे एवं सभी जीव जंतु किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। भाई जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में किस सिद्धांत का एग्जांपल है। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भाई चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जैव विकास का सिद्धांत, या फिर वंशानुगत का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोशिका सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। तो देखिए सिंपल है, कोशिका की बात हुई है, किसकी बात है, कोशिकाओं की बात हुई, तो कौन सा, कोशिकाओं का सिद्धांत किसने दिया था, स्वान ने, स्वान और किसने दिया था भैया, स्वान ने दिया था। थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। कोशिकाओं और जंतु में आता है कोशिकाओं के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह कोशिका सिद्धांत का कथन है। ये सब बारे क्या हुई है, सिद्धांत का मूलभूत है, लेकिन दिया किसने था ये कथन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया था जे स्लेडन और थियोडोर स्वान ने 1839 में दिया था कोशिका सिद्धांत। इनके नाम पूछे जाते हैं किसने दिया था। अब देखिए यहाँ पर तो क्या पूछा गया, यहाँ पर तो पूछा गया किस सिद्धांत का अंग है, यहाँ पर तो पूछेगा किस सिद्धांत का अंग है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो पूछ सकता कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो 4-5 ऑप्शन आएंगे यहाँ से एग्जाम में, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, होता है इसी पीपीटी में हो। तो आपको क्या लगा देना भैया, स्लेडन और स्वान, दो नाम लिखे आएंगे, स्लेडन और स्वान। तो कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है, स्लेडन और स्वान। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिकाओं की खोज लीवेनहुक ने की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुख का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। यदि बात करें मानव शरीर की
सॉरी मानव शरीर की नहीं, मतलब अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी? शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। यदि बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? स्पर्म, जो पुरुष के अंदर पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? अंडाणु। कहाँ पाए जाते हैं भैया? वो महिला के अंदर पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? जे स्लेडन और के स्वान ने दिया था। यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पूछेगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें नाभिक नहीं पाया जाता, नाभिक नहीं पाया जाता और हमेशा एक कोशिका जीव पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे क्या होते हैं? विषाणु हुए, नीलहर शैवाल हुए, तो उनमें पाई जाती है। दूसरी बात आती है यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? वो एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सभी जीवों में पाई जाती हैं। और उनके जो यूकैरियोटिक होता है उनके मध्य क्या होता है? नाभिक होता है, जो चारों तरफ का किससे घिरा होता है? परमाणु झिल्ली से घिरा होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये याद कर लेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले, देखो आगे वही क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। एम.जे. स्लेडन और थियोडोर स्वान, लेमार, टॉयसन या फिर विक्टर और स्टेनले। देखिए एसएससी सीएचएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको अभी तो बताया था ना, जे स्लेडन स्वान, जेकब स्लेडन और थियोडोर स्वान, दो वैज्ञानिक के तो नाम बताए कोशिका सिद्धांत के अनुरूप। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख, किसने यह प्रस्तुत किया? अब नया क्वेश्चन है, किस प्रकार से बन सकता है? देखिए यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अब आगे बता दें, जिसने कोशिका सिद्धांत दिया, तो कोशिका का पूरा सिद्धांत जिसने दिया, ये बातें तो इसी ने बताई होंगी। जिसने पूरी किताबें लिखी थी तो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत बातें वो भी तो इसी ने बताई होंगी। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भैया? एम स्लेडन और थियोडोर स्वान, इन दोनों ने ही तो कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन की क्या करी? लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, देखेंगे किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया? देखो भाई, कोशिका का सिद्धांत दिया तो किसने था? एम स्लेडन और थियोडोर स्वान ने दिया। सिंपल सी बात है, सिद्धांत तो उन्हीं ने दिया, लेकिन उस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? वो बात पूछेंगे, आगे बढ़ाया। तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। वे कोशिकाएं होती हैं, बनती रहती हैं और वह अपने मरने से पहले नई कोशिकाओं का क्या करते हैं? निर्माण कर देती हैं। सिद्धांत किसने दिया? फिर टी स्वान ने तो क्या दिया था? टी स्वान और स्लेडन ने तो क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया। हमें इतना ही तो पता, कोशिका सिद्धांत तो इन दोनों ने दिया। इसका मतलब ये तो इसमें है नहीं, इन्होंने तो मूल रूप से सिद्धांत दे दिया। तीसरी बात, जे.एम. पुरकिंजे या फिर रुडोल्फ विर्चो। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये रुडोल्फ विर्चो नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि कोशिकाएं मरने से पहले अपनी नई कोशिकाओं क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था रुडोल्फ विर्चो ने। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सिंपल सी बात है, ये तो हमें पहले बता, किसने बताया भाई? जो आपके स्लेडन और थियोडोर स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और हमें बता दिया सभी जो जीव जंतु हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिकाओं के मध्य क्या होते हैं? दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं, जैसे विषाणु, नीलहर शैवाल, और इनमें परमाणु झिल्ली, मतलब इनके अंदर परमाणु नहीं पाया जाता। किसमें? परमाणु जो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। वहीं पर दूसरे प्रकार की कोशिका कौन सी थी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। वे क्या थी? वे इस प्रकार थी कि एक कोशीय और बहुकोशीय दोनों जीवों में पाई जाती थी, और दोनों जीवों में पाई जाती थी। और उनके मध्य क्या था? परमाणु झिल्ली होती थी, जो चारों तरफ किससे घिरा होता था भैया? परमाणु झिल्ली से घिरा होता था। तो वहां से इस सिद्धांत का अनुरूप थी बात है। अब यहीं पर बात आते हैं लॉर्ड विर्चो। इन्होंने सिद्धांत दिया कि कोशिकाएं मरने से पहले नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या बनती है? नई कोशिकाएं बनती हैं। लॉर्ड विर्चो ने 1855 में ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुरूप नहीं है?
कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। कौन सा जीव? दो चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर पौधे। तो कौन नहीं है भैया? विषाणु। विषाणु जो होते हैं, वायरस, ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या रहते हैं, ये वायरस ऐसे होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, वायरस या फिर विषाणु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखना भाई, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। वायरस जो होते हैं ना, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, कोशिकाओं से नहीं बने होते। जो वायरस होते हैं ये कोशिकाओं से नहीं बने होते और न ही वे कोशिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। वायरस जो होते हैं ना तो ये कोशिकाओं से बने होते, ना ही वे कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? थियोडोर शुवान और जेकब इशलेयर। दूसरी बात है, देखिए HIV वायरस है, हेपेटाइटिस बी, एबोला वायरस, कोरोना वायरस, ये सब प्रकार के भैया ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। और उनकी सबसे खास बात क्या है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के बारे में जानकारी। कोशिका सिद्धांत के मुताबिक सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती है। अब जो होती है पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो पहले से मौजूद जो कोशिकाएं होती है उन्हीं के द्वारा निर्माण होता है इनका। देखिए बैक्टीरिया, कवक और पौधे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। कोशिका सिद्धांत के अनुरूप ये चीजें हमने पढ़ ली पहले। दूसरी बात, वायरस के बारे में पढ़ा। जो वायरस होता है, वायरस यानी विषाणु, वो क्या करते हैं भैया? वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, कोशिका सिद्धांत का पालन वो लोग नहीं करते और ना ही वो कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? प्रोकैरियोटिक की बात है, देखना मैंने आपको बताया था दो कोशिकाएं बताई थी। पहले बताई थी प्रोकैरियोटिक, दूसरी बताई थी यूकैरियोटिक। कौन सी बताई थी? दूसरी यूकैरियोटिक। पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। क्या इनमें राइबोसोम्स नहीं होता? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक की बात है, एक कोशिकीय है। किनमें पाई जाती है? एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। ये बात तो आपको पता है, आपने बताया कि जो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे एक कोशिकीय जीव में पाई जाती हैं। राइबोसोम्स में होता है कोशिका झिल्ली, नाभिक केंद्र या फिर DNA। तो उनमें क्या नहीं होता? नाभिक केंद्रक नहीं होता, नाभिक केंद्रक नहीं होता कोशिका झिल्ली में। मैंने बताया नाभिक नहीं होता, कोशिका झिल्ली तो मध्य पाई जाती है लेकिन नाभिक नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगर बात करें इसमें तो नाभिक नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें नाभिक होता है जो चारों तरफा परमाणु झिल्ली से घिरा होता है। देख लीजिए इसके बारे में। कोई क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस पुरानी जगह में पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस पुरानी जगह में पाई जाती हैं? चार ऑप्शन है यहाँ पर, कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा या फिर मोनेला। तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोनेला। किसकी बात है? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं, एक कोशिकीय जीवों का हिस्सा होती है, एक कोशिकीय जीवों का हिस्सा होती हैं। एक कोशिकीय जीवों में कौन से भी एग्जांपल लिख लेंगे? नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है मोनेरा जगत के जीवों में पाई जाती हैं। मोनेरा जगत जैसे क्या होता है? मोनेरा जगत में जैसे बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जीव आते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जीव आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह सकते हैं भैया सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं, बैक्टीरिया भी और आर्किया भी सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा पूछा गया। माइक्रोप्लास्टिक, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया फिर क्लोरेला। देखिए बैक्टीरिया, क्लोरेला सभी किसके एग्जांपल है? ये सभी एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। लेकिन इनमें पूछा गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो भैया शुरू में बताया था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा क्या है भैया? जी नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे।
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है? इसमें भैया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस में होता आरएनए का संश्लेषण। देखेंगे ऊपर इसके बारे में भी। जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें आरएनए का संश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखना भी जो आपकी बायोलॉजी यहाँ पर आएगी, जहाँ पर बायोलॉजी आएगी वहाँ पे सामान्य क्वेश्चन पूछ जाते हैं सेल से, सिंपल से जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ज्यादा डीप यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हमें क्या करना भैया? बायोलॉजी के ऊपर पीएचडी थोड़ी ना करनी, हमें तो क्या आपने केवल एग्जाम निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकेरियोटिक सेल में जो होती है प्लाज्मा झिल्ली वो किससे बनी होती है? यदि बात करेंगे यूकेरियोटिक सेल की, देखिए दो तरह के मैंने कोशिका बताई थी, एक यूकेरियोटिक और दूसरी बताई थी प्रोकैरियोटिक। जो यूकेरियोटिक सेल थी उसमें परमाणु भी पाया जा रहा था और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सभी जीवों में पाई जा रही थी, और कोशिका केंद्र जो था परमाणु झिल्ली का बना होता था इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी वो केवल एक कोशिकीय जीवों का हिस्सा थी। दूसरी बात, ना तो उसमें नाभिक था ना उसमें परमाणु झिल्ली थी। तीसरी क्या चीज थी? तीसरी केवल एक कोशिकीय जीवों में पाई जा रही थी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये तो एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय सभी में पाई जा रही है। तो किस चीज से बना होता था इनका? प्लाज्मा झिल्ली। इनकी प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती थी? चार ऑप्शन है, लिपिड प्रोटीन या फिर लिपोप्रोटीन, फास्फोलियोप्रोटीन या फिर फास्फोप्रोटीन। तो किससे चीज से बनी होती थी भैया? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग? निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग? इसके बाद पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य पारगम्य होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या फिर केंद्र? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली। क्या होती है भैया? पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब कैसे? देखिए ये क्या है? एक दीवार है इस तरह से, ये एक दीवार है इस तरह से और इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है इस तरह से। तो इस साइड से कहाँ मूव कर जाएगा भैया? इस साइड से ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा, कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा, इस तरह से। तो क्या होती है? पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले की ओर इसमें क्या होता है भैया? कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले की ओर परिवहन कोशिका झिल्ली में होता है विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा क्या होती है? पारगम्य होती है कोशिका झिल्ली, विसरण के द्वारा ही इसमें। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? अब देखिए कोशिका झिल्ली की कोशिकीय प्रवृत्ति, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य या फिर स्वतंत्र पारगम्य। तो देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली का राइट आंसर क्या होगा? अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वो अर्धपारगम्य होती है। देखना किस तरह की होगी, यहाँ पर चित्र दिया होगा। वही जो अर्धपारगम्य का मतलब मैंने आपको बता दी। अर्धपारगम्य का मतलब है कुछ पदार्थों को अपने अंदर से आने और बाहर जाने की अनुमति देती है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? इस प्रकार से वाली कोशिका झिल्ली है इस तरह से। तो एक अगर भी है कुछ पदार्थों को इस तरह से आने दे दिया और कुछ को नहीं जाने दे रही है, तो वापस मुड़ गया, कुछ को इस तरह से जाने दे रही है। तो क्या है? ये अर्धपारगम्य है, मतलब पूरी तरह से पूरे उसका पदार्थ का वो नहीं होने दे रही, इस साइड से इस साइड नहीं आने दे रही, इस साइड से इस साइड नहीं आने दे रही। लेकिन कुछ ही परसेंट तो क्या है? इस साइड से इस साइड पहुंच रहा, कुछ परसेंट पदार्थ का इस साइड से इस साइड पहुंच रहा। तो मतलब अर्धपारगम्य है, मतलब कुछ ही पदार्थ तो चेंज हो रहा नहीं। और चेंज किस आधार से होता? कम सांद्रता वाले से, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। ये क्या किया? ये कोशिका झिल्ली का यहाँ पर चित्र दिया गया। देखना भाई कुछ चीजें तो क्या हो रही है? कुछ ही चीजें तो पार हो रही है दूसरी साइड से, सभी पूरी तरह से तो क्या नहीं हो रहा? पार नहीं हो पा रही। मतलब क्या है? ये अर्धपरागम्य झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किससे बनी होती है? आपको बताया भैया किस चीज से बनी होगी। देखना यूपीपीसीएस
यूपीपीसीएस का होता है मेंस जीएस सेकंड पेपर, उसमें पूछा गया 2008 में। उसमें प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट वन की तरफ चलेंगे। एक कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर जाने की अनुमति देता है? कोशिका का कौन सा गुण, जो कोशिका होती है कौन सा गुण उन्हें बाहर आने तथा अंदर आने की अनुमति देता है? तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बाहर आने तथा अंदर आने की अनुमति देता है। कैसी होती है प्लाज्मा झिल्ली? अंतःपरागम्य होती है, अर्धपरागम्य होती है। अर्धपरागम्य का मतलब है कुछ ही पदार्थ का होता है, कुछ ही पदार्थ पार होते हैं। अर्धपरागम्य कुछ ही पदार्थ पार होते हैं। किस कारण होते हैं भैया? विसरण के कारण। कारण लिख लेंगे विसरण के कारण, विसरण के कारण होते हैं। और होते भी किस प्रकार से हैं? कम सांद्रता से, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ परिवर्तन करते हैं। अधिक सांद्रता से, शायद इसमें दिया नहीं है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकते हैं? अभी बताया मैंने आपको, बिल्कुल अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, अभी तो बताया पिछले क्वेश्चन में। विसरण प्रक्रिया बताई थी इसमें, विसरण की प्रक्रिया कौन सी है? विसरण वाली प्रक्रिया के कारण बताया था। अर्धपरागम्य झिल्ली में पदार्थ एक ओर से दूसरी ओर मूव कर जाते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया थी वो? विसरण की प्रक्रिया नहीं बताई अभी। विसरण की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी। देखो विसरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2 जैसे पदार्थ विसरण प्रक्रिया के जरिए कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकते हैं। विसरण प्रक्रिया के जरिए आ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2 जैसे पदार्थ विसरण प्रक्रिया के जरिए कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकते हैं। विसरण प्रक्रिया में पदार्थ उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता, ध्यान रखना, उच्च वाले की तरफ से किधर मूव करेंगे? कम वाले के तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो दो चित्र दिखाए गए हैं, दो चित्र दिखाए गए हैं। बीच में क्या है? ये एक कोशिका झिल्ली है। अब देखो मतलब इसका इधर देखो ये बिंदी बिंदी से नजर आ रही है, मतलब यहाँ तो क्या दोनों तरफ सांद्रता इधर तो ज्यादा है और इधर सांद्रता कैसी है? सांद्रता यहाँ पर कैसी है? कम है। ये वाला पार्ट क्या खाली तो किस तरफ मूव कर जाएंगे? इस तरफ मूव नहीं करेंगे, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव कर जाएंगे। मतलब जिधर की संख्या कम होती है उस तरफ मूव कर जाते हैं विसरण प्रक्रिया के कारण। यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? प्लाज्मा झिल्ली, भी देखिए प्लाज्मा झिल्ली सभी में पाया जाएगा, उसी के अंदर पाया जाता केंद्रक, कोशिका द्रव भी पाया जाता, लेकिन कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर ए सभी में नहीं पाया जाता। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेंगे व्याख्या से एक बार भी। कोशिका भित्ति लगभग सभी जीवों में नहीं पाई जाती। जो कोशिका भित्ति होती है वो सभी जीवों में नहीं पाई जाती, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों, कवक, जीवाणु की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। चार ऑप्शन दे जाएंगे, जंतु कोशिकाओं में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? तो आपको लिख देना भैया कोशिका भित्ति। नेक्स्ट वन पे चलेंगे। पादप कोशिकाएं वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती हैं? किससे बनी होती हैं? पादप कोशिका पूछी है। वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो बनी होती है सेलुलोज से। किससे बने होते हैं? जितने भी हरी पत्तियों वाले पदार्थ होते हैं ना उनमें पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता? सेलुलोज पाया जाता है, क्योंकि जो सेलुलोज है ना इसको केवल पचा सकते हैं जीव। जीव कौन से? जैसे भैंस हुई, गाय, बछड़े, इसे यही लोग पचा सकते हैं। मनुष्य यदि खा लेते मनुष्य से नहीं पचा सकता। किसको? सेलुलोज को। तो किससे बनी होती है कोशिका भित्ति? मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। देखिए सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जो सेलुलोज भित्ति है वो किसके सेलों में पाई जाती है? आप लोग भी आपने बताया बैक्टीरिया, फंजाई या फिर पौधे। देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो जंतु के अंदर तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती, सीधी सी बात है। अभी आपने बताया
और सेलुलोज भित्ति कहाँ पाई जा रही है? इसे जो सेलुलोज पाया जाता है उसे ये खाते हैं, जानवर वगैरह खाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कहाँ पाई जाएगी वो? पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? पौधों में। तो देखिए आज की क्लास में दोस्तों हमने लगभग 28 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।